फ्रांस में जब क्रांति हुई थी तो रोज़ाना की ज़िंदगी कैसी थी। वहाँ पर आपको पता है कि जनता पर बहुत कर लगाए जाते थे, जनता को खाने के लिए नहीं था, जनता के पास बिल्कुल स्वतंत्रता नहीं थी। सबसे ज़्यादा तो वहाँ पर जो है एक सेंसरशिप कानून लगाया गया था, जिसमें कोई भी चीज़ बोलने से पहले या लिखने से पहले जो है उसकी जांच होती थी। राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे किताब, नाटक, अखबार सबको जो है राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किया जाता था, तभी उसको प्रकाशित किया जाता था। मतलब हर तरफ से जो है लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखे थे। न उन्हें भाषण की स्वतंत्रता थी, न अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता थी। पर जब क्रांति हुई उसके बाद लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिली। परिणाम स्वरूप, क्रांति के परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों, अखबारों, पर्चों, चर्चों में छपी हुई जो तस्वीरों की है वो बाढ़ आ गई। बहुत सारी घटनाएं जो हैं अब लोग नाटक के रूप में देखने लगे और बहुत सारी पुस्तकें छपने लगीं। इससे लोगों का दृष्टिकोण विस्तृत हुआ और लोग जो है अब चीज़ों को समझने लगे। अब आप ये देख रहे हैं कि फ्रांस में सबसे पहले राजतंत्र था, फिर वहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र आया। संवैधानिक राजतंत्र के बाद जो है वहाँ गणतंत्र स्थापित हुआ। गणतंत्र में भी आपने देखा कि जैकोबिन का आतंकी राज आया। उसके बाद जाकर के जो है स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे फ्रांस में जो है परिवर्तन आया। अंत में आपने देखा कि जब वहाँ डायरेक्टरी का शासन आया था तो उसके बाद जो है वहाँ पे डायरेक्टरी और विधान परिषद में जब आपस में लड़ाई झगड़े होने लगे तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है खुद को सम्राट घोषित किया था 1804 में। वो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। उसने आसपास के यूरोपीय देशों में विजय यात्रा शुरू कर दी और उसने जो है पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्यों को बनाए और कि वो बनाए जाने की बागडोर अपने लोगों के हाथ में ले ली। और नेपोलियन खुद को जो है यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता है। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए कानून बनाए, दशमलव पद्धति पर आधारित एक जो है वो समान प्रणाली उसने मापतौल की बनाई। इस तरह उसने बहुत सारे परिवर्तन किए और उन्होंने जो है वो जनता को स्वतंत्रता दिलाने की मतलब उम्मीद लोगों को लगती थी, वह उन्हें मुक्तिदाता लगता था। पर उसकी जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर समझने लगे। वो भी एक तरह से बहुत महत्वाकांक्षी था। तो इस कारण और आखिरकार जो है 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार हो गई। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानून को फैलाने वाले उस क्रांतिकारी उपायों का अक्सर उसकी मृत्यु के काफ़ी समय के बाद समझ में आया। मतलब वो बहुत ही प्रगतिशील विचारों का तो था, लेकिन उसका जो लागू करने का ढंग था वो बहुत सख्त था, जिससे जो है लोगों को कानून तो अच्छे मिले और पर उस समय उनको कानूनों की वो वैल्यू, वो मूल्य नहीं समझ में आया। परंतु नेपोलियन की मृत्यु के पश्चात जो है उन्हें फ्रांस में जो है वो इन सब चीज़ों की महत्ता समझ में आई। तो आपने देखा जो फ्रांस में क्रांति हुई इसमें दो विचार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित हुए, एक स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों का विचार। इन विचारों ने जो है न केवल फ्रांस बल्कि पूरे यूरोप और पूरे जो है विश्व में जो है फैल गए ये विचार और वहाँ सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राज्यों की स्थापना के अपने आंदोलन में दासता की मुक्ति के विचार की नई परिभाषा डाल दी। अब आपने देखा कि धीरे धीरे फ्रांस में पहली क्रांति हुई, इसके बाद आप देखेंगे कि विश्व के अन्य देशों में भी क्रांतियां हुई और पूरे देशों में जो है वो स्वतंत्रता और समानता के विचार का इस क्रांति के फलस्वरूप प्रचार प्रसार हुआ।